नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बात बीजेपी और गठबंधन के साथियों में क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, बताएंगे कैसे पीएम ने कार्यकर्ताओं को प्रचार की नई लकीर दी है। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। साथ ही आपको बताएंगे कि समाजवाद के अन्य संकल्प की भी इसमें बात होगी। कैसे अखिलेश चुनावी मुद्दों को सुर्खियां बनाकर सियासत को गर्म कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों में सीट बंटवारे की। चलिए शुरुआत करेंगे 22 के महासमर की बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रामपुर की स्वार टांडा से एसपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज है। मंथन लगातार जारी है। रामपुर की स्वार टांडा सीट से अब्दुल्ला आजम को उम्मीदवार बनाया गया है। आजम खान के बड़े बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की चुनाव से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी ने स्वार टांडा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से चुनाव उन्होंने जीता था और गलत सर्टिफिकेट देने के आरोप में उन्हें जेल भी हुई, कुछ दिन पहले वो जेल से बाहर आए और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उनके पिता आजम खान जेल में है, वहीं जेल से बाहर निकलने के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट थमाया है। तो चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर साथी दलों के साथ बैठक हुई है, जिसमें कई सीटों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई सीटों पर साथियों के साथ सहमति बन गई है। बैठक में केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख तय होते ही लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। टिकट बंटवारे पर महामंथन चल रहा है। सोमवार की दोपहर से शुरू हुई बैठक देर रात तक चली और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, सुनील बंसल, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। टिकट बंटवारे में हो रही देरी से दावेदारों की दिल की धड़कनें बढ़ी हैं। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनाते हैं। 15 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी। पूर्वांचल में कौन से जिले हैं जहां पर ज्यादा फोकस है? आजमगढ़ की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए या जौनपुर की बात की जाए? लगभग 10-12-13 जिले ऐसे हैं पूर्वांचल में जहां जो है हम लोग एक सीटें हर जिले में ले रखा। 4 सीटें भाजपा लड़ेगी, 5 में से 1 निषाद पार्टी भोजन थाली। संजय निषाद ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए दावा किया कि 15 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और ज्यादातर वो सीटें पूर्वांचल की होंगी। संजय निषाद से जब हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा कि ओम प्रकाश राजभर को कैसे रोक पाएंगे, तो क्या कहा, सुनिए। सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। सुबह माननीय अखिलेश जी चाय पीते हैं, दोपहर को दयाशंकर जी का जलेबी खाते हैं, शाम को भाजपा कार्यालय जाकर बैठ के बात करते हैं। तो ऐसे उनकी बातों का 2019 में लड़े थे चुनाव ने, किस जगहों पर जमानत उनकी बची थी। ऐसी बातें, जो चुनाव लड़ा हो उसके पास कोई सिनेरियो न रहा हो। 2019 में मैं मोदी जी के साथ खड़ा था, देखिए 40 सीटों को MP जिताया था। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के सामने 30 से 35 के बीच सीट मांग रखी है, लेकिन 15 से 17 सीटों के बीच उन्हें सीट मिल सकती है। 2017 में बीजेपी की सहयोगी रही अपना दल को 11 सीटें मिली थी, जिनमें 9 सीटों पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं और उन्होंने 15 सीटें मिलने का दावा किया है। निषाद पार्टी को संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर और रामपुर जिले में सीटें मिलने की संभावना है। संजय निषाद का ओबीसी के निषाद समुदाय के बीच सियासी आधार है।
जबकि अनुप्रिया पटेल का कुर्मी समाज के बीच। इसी सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए थोक में सीट देने की रणनीति बनाई है। लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें गईं, किसको कहां से टिकट मिला, ये तय हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर टिकट बंटवारे को लेकर पूरे यूपी में बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। दरअसल यूपी में एससी और एसटी की रिजर्व 87 सीटें हैं। कुल विधानसभा सीटों का 21% ये रिजर्व हम आपको बता रहे हैं। 15 से 20% टिकट ब्राह्मणों को मिल सकता है। वहीं 15 से 20% टिकट की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी अगड़ी जातियों को इसके अलावा पूजा 40% सीटों पर पिछड़ों और पिछड़ों को टिकट दिया जा सकता है। तो बीजेपी टिकटों के भंवर में फंसी है तो बागी है कि चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से अब सख्त संदेश बागियों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड में आरक्षक सिंह पर एक्शन, बीजेपी का यूपी को लेकर संकेत है। मैंने उस केदार बाबा की सच्चे मन से सेवा की होगी तो 10 मार्च को जब रिजल्ट खुलेगा तब इनको बताएं, तब इनको एहसास होगा इनसे कितनी बड़ी गलती हुई। किसी को भड़को नहीं दुकाना चाहिए कभी। अच्छा नहीं किया इन्होंने। आंसू सियासत का वो जवाब है जो तमाम आरोपों को धो देता है। बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत की आंखों में भी वही आंसू हैं, लेकिन बीजेपी ने हरक सिंह रावत के जरिए उन नेताओं को जवाब दिया है जो पार्टी दफ्तर के बाहर अपनों की सिफारिश लेकर खड़े थे। बीजेपी का साफ संदेश है, ये जवाब दिल्ली से उत्तराखंड और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए, वरना पार्टी का एक्शन होगा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं सोचता था कि सारे कड़वे घुट पे के भी मैं भाजपा में रहने के लिए तैयार था। मेरे घर के लोग सारे लोग कह रहे नहीं भाजपा में रहना है, लेकिन पता नहीं क्यों इनके दिमाग में अब बहाना बना रहे कि सब तो टिकट मांग, कहां टिकट मांग रहे, कौन सी टिकट मांग रहे थे, ये फर्जी बातें करते हैं। हरक सिंह रावत बहुत पहले से पाला बदलने की कवायद में थे। बीजेपी को हरक सिंह रावत की हर हरकत का पता था। आचार संहिता लगने से पहले हरक सिंह रावत ने पाला बदलने की कोशिश भी बहुत की थी, लेकिन तब सीएम धामी ने उन्हें समझा लिया था और ऐसे में बीजेपी इस मौके की ताक में थी कि हरक सिंह फिर कोई हरकत करें। हरक सिंह की तरफ से हलचल हुई और पार्टी ने एक्शन कर दिया। हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे डॉक्टर हरक सिंह जी को भी निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पिछले दिनों से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की शिकायतें, इस प्रकार की सारी बातचीत सामने आ रही थी। अब हरक सिंह रावत चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस में चले जाएं, लेकिन राह आसान नहीं है। जिस हरीश रावत सरकार को गिराकर हरक सिंह रावत ने पाला बदला था, वो ही हरीश रावत अब हरक सिंह के कांग्रेस में ना आने पर अड़ गए हैं। पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेंगे। हरीश रावत अकेले नहीं हैं जो हरक सिंह रावत के हाथ को थामने से पार्टी में गुरेज कर रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों की भी लंबी फौज है। जिन लोगों की वैचारिक निष्ठा नहीं है, जिन लोगों की सामाजिक निष्ठा नहीं है, उन पर लगाम लगे। लेकिन ये बेलगाम लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल था, इसे मैं असम मॉडल कहूँगा। ये असम में से शुरू किया गया और देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया और अब भारतीय जनता पार्टी अपने लगाई हुई आग में खुद ही जल गई है। लेकिन हरक सिंह रावत को यकीन है कि कांग्रेस उन्हें फिर से शरण देगी।
नहीं, मेरी बातचीत हुई है। उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है, और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। 22 के महासमर में सवाल यही है कि क्या सत्ता के लिए दल बदल की सियासत करने वाले हरक सिंह का हाथ थामना कांग्रेस के लिए इतना आसान है? हरक सिंह रावत भले ही ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में उनकी एंट्री हो रही है, लेकिन कांग्रेस में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता और नेता उनका विरोध कर रहे हैं। विधायक मनोज रावत का साफ कहना है कि ये भ्रष्टाचार के विकास मॉडल को पनपाने वाले लोग हैं और ऐसे में कांग्रेस में इनकी एंट्री का सभी विरोध कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो दिल्ली में बीजेपी जहां टिकटों को लेकर मंथन कर रही है, तो पीएम मोदी वर्चुअली प्रचार में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने काशी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। आचार संहिता लगने के बाद पीएम का यूपी में यह पहला संवाद रहा। क्या कुछ तरीका रहा और क्या कुछ मंत्र पीएम ने कार्यकर्ताओं को दिए, देखिए। के महासमर में पीएम मोदी ने भगवा ब्रिगेड को जीत का मंत्र देने की शुरुआत कर दी है। अपने संसदीय क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने संवाद किया। पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से बात की और साथ ही लोगों तक सरकार के काम और पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सामने बूथ अध्यक्ष हैं जो हाथ में मोबाइल लिए नमो ऐप के जरिए सीधे प्रधानमंत्री से मुखातिब हो रहे हैं, उनके भाषण को सुन रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री की खासियत है कि वो हर एक कार्यकर्ता हर एक बूथ लेवल पर मजबूत करते हैं ताकि जो चुनाव हो उसमें बूथ लेवल कार्यकर्ता किस तरीके से मजबूती दे सके, पार्टी को किस तरीके से फिर से एक बार सत्ता में वापसी हो सके। इसके लिए सबसे जरूरी है कि चुनाव में बूथ अध्यक्ष लेवल तक पहुंचा जाए। और जब खुद काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री वहां तक पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है बूथ अध्यक्ष से लेकर के हर एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। पीएम मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं से जिन मुद्दों पर संवाद किया है वो सीधे बीजेपी को आम जनता से जोड़ते हैं। मसलन कार्यकर्ता हर बूथ पर कंपटीशन पैदा करें, इस बात के लिए कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने प्रेरित करते हुए कहा कि हर पोलिंग बूथ पर माइक्रो डोनेशन कराया जाए। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर डाला कि हमारा मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं बल्कि डोनेशन के जरिए पार्टी से लोगों को जोड़ना है। एक टारगेट भी सेट किया गया कि डोनेशन का कंपटीशन 15 दिन के भीतर हो। संगठन को मजबूत करने की बात भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही। पीएम ने कहा कि संगठन विस्तार, कार्यकर्ता का विकास हमारा मकसद है। चुनाव के समय एक एक वोट की कीमत को समझना होगा। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी की नीतियों को भी जनता तक पहुंचाने की बात कही। कहा किसानों और महिलाओं को समझाएं कि बीजेपी ने क्या किया। आज के समय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। केमिकल युक्त खेती के नुकसान को लेकर भी प्रधानमंत्री ने किसानों को जागरूक करने की बात कार्यकर्ताओं से कही। पीएम मोदी से बात करने के बाद कार्यकर्ता और नेताओं को चुनाव प्रचार और नई रणनीति की एक नई लकीर मिल गई है। वो सिर्फ कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं स्थापित करते बल्कि कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सलाह को, कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनमें से जो काम की बातें हैं उनको अमल में भी लाते हैं। हम लोगों के लिए उनसे संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सब काम छोड़ के जब उनसे संवाद शुरू होता है तो वो सुनने बैठ जाते हैं। इस दौरान वर्चुअल तरीके से जुड़े 6 बूथ कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने संवाद भी किया। पीएम मोदी ने चुनावी सरगर्मी को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। पीएम ने सवाल किया कि चुनावी गर्मी कैसी है। जवाब मिला, मोदी योगी की जोड़ी सब पर भारी है। पीएम ने पूछा क्या काशी में ट्रैफिक जाम होता है अब। जवाब मिला, पहले घंटों का समय लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, जाम से राहत है। पीएम मोदी ने पूछा आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों की सुध ले रहे हैं या नहीं। जवाब मिला, हम टोली बनाकर लोगों से बात करते हैं, उनका हाल भी लेते हैं। हालांकि ये साफ कर दें, जिस तरीके से पीएम मोदी ने संवाद किया है ऐसे में ये ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है। पीएम से संवाद में वही कार्यकर्ता जुड़ पाए जो सक्रिय हैं। बहुत अच्छा लगता है, पहली बार ऐसा मिला है प्रधानमंत्री जो सीधे बूथ अध्यक्षों से बात करता हो। हौसला अफजाई होता है इससे आप लोग बहुत ज्यादा। जहां पार्टियां अब तक चुनाव प्रचार और रणनीति को लेकर उलझी हुई हैं,
वहीं पीएम मोदी वर्चुअल तंत्र से 22 के महासमर को फतह करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार का शोर डोर टू डोर नहीं, हैंड टू हैंड होने जा रहा है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार को तेज करते हुए और प्रधानमंत्री सबसे पहले इसकी कमान संभालते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। संवाद का एक तरीका अखिलेश यादव ने भी निकाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश रोज नए मसलों के साथ सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अखिलेश के उठाए किसानों के मुद्दे पर सियासत थमी भी नहीं कि उन्होंने अब 300 यूनिट बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन मांग लिए, लेकिन बिजली के इस मुद्दे पर बवाल हो गया। सारी पार्टियां किसान का नाम लग गई, लेकिन आंदोलन से इतना फायदा हुआ। हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। और जितना किसानों के हित में काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, मैं समझता हूं कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो किसानों के बड़े हितैषी, अगर वह हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। घोषणा पत्र में नाम ले लगी तो भाई जब किसी की भी सरकार बन जाएगी तो उनसे पूछेंगे। ये सियासत अन्नदाता के अधिकार की जंग है। 22 के महासमर का एक फैक्टर किसान भी है। समाजवादी पार्टी किसानों को सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर पर बैठना चाहती है, तो बीजेपी का दावा है हम तो किसानों का कल्याण कर चुके। ऐसे में अखिलेश यादव अब बिजली का मुद्दा लेकर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आए हैं कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं। अखिलेश किसानों के साथ बिजली उपभोक्ताओं को वोट का आधार बना रहे हैं। बिजली के करंट से कस्टमर परेशान है, तो अखिलेश सियासी दांव से राहत की चाल चल रहे हैं। ऐसे में अखिलेश ने फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। पहले किसानों को लुभाने के लिए अन्न संकल्प, अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्ड। आखिर समाजवादी पार्टी को बताना होगा, सत्ता मिलती है तो क्या रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को 300 यूनिट फ्री बिजली का फायदा नहीं मिलेगा? उन्होंने सफाई और कुछ जो 4-5 जनपद हैं उसमें तो आपने बिजली दी, बाकी उत्तर प्रदेश को आपने छोड़ दिया था। जब आपने सब उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया था, आज जब आपको वोट की आवश्यकता है तो आप झुंझुना दिखा रहे हो। क्या उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जो जनता है, आपने उनको इतना कमज़ोर और नादान समझा है कि आपके झुंझुने की आवाज़ से वो आपके वोट दबा देंगे आपके लिए? हालांकि सियासत तो अभी किसानों के मसले पर भी जारी है। कि किसान जो है सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उससे वो टूट गया है। अब उम्मीदें किसानों की समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा है कि हम आते ही जो फसल पे जो एमएसपी है उसका देने का इंतज़ाम करेंगे। हम जो है जो किसानों के लिए जो एक कॉर्पस फंड का, हमने एक रिवॉल्विंग फंड की बात बोली है, जिसमें चाहे वो उनका जो शहीदों का जो मेमोरियल है, चाहे वो उसमें उनके परिवारों की जिम्मेदारी लेने की बात है, वो समाजवादी पार्टी जो है करने जा रही है। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के लिए हो रही घोषणाओं का उनकी पहली घोषणाओं पर भी मूल्यांकन करेगा।
सिर्फ उत्तर प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के साथ वादे किए उन वादों को निभाया है। समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, जनता के साथ जो वादे किए सरकार बनने के बाद जनता को छले हैं, इस बात के प्रमाण हैं। अखिलेश रोज नया मुद्दा निकालकर मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। चुनावी मुद्दों को उछालकर प्रचार का हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन विरोधियों का पूछना है, ये सब पहले क्यों नहीं किया? टीम न्यूज स्टेट। चलिए तो अब आपको समझाते हैं कि अखिलेश की चुनावी प्रचार की रणनीति आखिर क्या है, क्यों रोज अखिलेश अलग अलग मुद्दों को उठा रही हैं। आखिर अखिलेश एक साथ पूरे मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? घोषणा पत्र के मुद्दों को रोज चर्चा में ला रहे हैं। आपकी तर्ज पर अखिलेश ने प्रचार नीति क्या अपनाई है? थीम सॉन्ग से लेकर घोषणा पत्र तक आप नीति है। अखिलेश ने कैंडिडेट्स की घोषणा भी टुकड़ों में की है। बढ़ते आगे, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस में शामिल होने पर इसे लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया है। कि आखिर ये मौलाना तौकीर रजा खान साहब कौन है? याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तौकीर से तो तौकीर रजा के कांग्रेस के समर्थन देने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं के नरसंहार करने का ऐलान किया, उसे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लगता है कि सपा और कांग्रेस में जबरदस्त होड़ चल रही है कि कौन हिंदू विरोधी और दंगाइयों को पार्टी में सबसे पहले लेगा। इमरान मसूद ने नाहिद हसन तक को लिस्ट में, अब बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसा उनका कहना है। और इसी के साथ 22 का महासमर में रुकते कुछ पलों के लिए।